हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए वेडनेसडे सीरीज के फर्स्ट सीजन के 8वें एपिसोड्स को अपने एक्सप्लेनेशन में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो देर नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे को देख पाते हैं जो कि इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है। और उस वक्त वो एक स्कूल में एंटर होती है जहाँ पर उसके छोटे भाई को कुछ बुलिस ने परेशान करने के लिए क्लोजेट में बंद कर दिया होता है। और यहाँ पर वेडनेसडे जो लड़की थी वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी और न ही इसका छोटा भाई, लेकिन फिलहाल तो वेडनेसडे के भाई को सभी परेशान कर ले रहे थे। और अधिकतर देखा जाए तो नॉर्मली लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है, मगर वेडनेसडे का फेवरेट कलर सिर्फ ब्लैक ही था और इस कलर के सिवाय उसे और कोई भी कलर पसंद नहीं आता था। और इसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा कोल्ड था और यहाँ तक कि इसके कोई दोस्त भी नहीं थे क्योंकि ये बनाना भी नहीं चाहती थी, मगर अपने छोटे भाई को कोई तंग करे ये उससे बर्दाश्त नहीं। वेडनेसडे तब अपने भाई को फ्री करती है और उसके इस दशा के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन उसका भाई कुछ नहीं बताता उससे क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन एक क्रिमिनल माइंडसेट की है। वो गुस्से में किसी की भी जान ले सकती थी। लेकिन वेडनेसडे जैसे ही अपने भाई को छूती है उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है, बिल्कुल एक बिजली के झटके जैसा, और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है। वो अपने भाई के बुलिस को तब साफ साफ देख लेती है और ये असलियत में एक दिव्य दृष्टि थी क्योंकि वेडनेसडे के अंदर यहाँ कुछ खासियत भी थी। उसे दृष्टि के जरिए सब कुछ पता चल जाता था जो होने वाला था और फिलहाल तो वो ये खासियत अपने फैमिली से छुपा कर ही रखती है। सीन कट होता है और वो आगे बढ़ती है अपने भाई का बदला लेने के लिए, जहाँ पर सारे ही लड़के स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेडनेसडे तब उनसे कहती है कि सिर्फ वही अपने भाई की लाइफ को बर्बाद कर सकती है और कोई नहीं। बस ये कहते ही वो पॉलीथीन में भरे पिराना फिशेस को सीधा स्विमिंग पूल में डंप कर देती है, जो उसके भाई के मेन बुली के पिछवाड़े को पूरी तरह से लहूलुहान कर देती है। जो वेडनेसडे को देख बड़ा ही आनंद आता है, मगर जो उसने किया था वो नॉर्मल स्कूल्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे स्कूल से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स से काफी सालों पहले बोलचाल छोड़ चुकी थी। क्यों ये पता नहीं, फिर भी उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अब वो वेडनेसडे को एक नए बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं जिसका नाम था नेवरमोर एकेडमी, जहाँ पर वेडनेसडे को उसी की तरह स्पेशल पावर्स वाले बच्चे मिलेंगे जिन्हें नॉर्मल ह्यूमंस आउटकास्ट कहते हैं। और यही इसी जगह से वेडनेसडे के पेरेंट्स भी पास आउट हुए थे। और हम तब एक आदमी को देख पाते हैं जो फॉरेस्ट में उतर जाता है शायद हाइकिंग के लिए, और उसी वक्त उस पर कोई अटैक कर देता है, मतलब उसे एकदम से ही खत्म कर डालता है। और शायद इसका कनेक्शन उसी स्कूल से था, नेवरमोर से। जिसके बाद हम वेडनेसडे को देख पाते हैं जिसे स्कूल में एडमिशन मिल गया था प्रिंसिपल विम्स की वजह से, क्योंकि वेडनेसडे की मॉम मोर्टिशिया और वो रूममेट्स थे। और इसके बाद जब वेडनेसडे अपने रूममेट ईनर से मिलती है तो वो एकदम से ही बोर हो जाती है क्योंकि ईनर ने पूरे कमरे को रंगों से सजा कर रखा हुआ था, बिल्कुल रेनबो की तरह। मगर वेडनेसडे के पसंद को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ने उसे एक ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म दिलाया और ईनर तब वेडनेसडे को वहाँ के आउटकास्ट ग्रुप्स के बारे में समझाती है, जिसे 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। पहले आते हैं वैम्पायर्स और दूसरे आते हैं वेयरवुल्फ और तीसरे नंबर पर थे साइरन्स और मर्मेड्स, जिसमें बियांका नाम की एक सायरन काफी ज्यादा फेमस थी और उसे हराना पूरे स्कूल के लिए नामुमकिन था। और चौथे नंबर पर थे गॉर्गन्स। जिसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स उससे विदा लेते हैं और उसकी माँ उसे एक चमत्कारी लॉकेट देकर जाती है। और जाते जाते वेडनेसडे के फादर एक हाथ छोड़ते हुए जाते हैं जिसका नाम था थिंग, और ये कटा हुआ हाथ सब कुछ देख सकता था और उसकी जासूसी भी कर सकता था, जिसके बारे में वेडनेसडे को कोई भनक ही नहीं थी। मगर क्या करे, उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और वेडनेसडे के आते ही वो कमरे को एक टेप से बांट देती है आधे आधे में, एक तरफ ईनट का हो जाता है और दूसरी तरफ वेडनेसडे का, और रेनबो वाली उस विंडो को वो अपने रंग में ला देती है। और यहाँ पर वेडनेसडे को ये पता चलता है कि ईनट एक वेयरवुल्फ है जो अपने नाखूनों को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी। तभी वहाँ पर मिस थॉर्नहिल आ जाती हैं जो उस स्कूल की एक लौती नॉमी टीचर थी, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान थी, इनके अंदर कोई भी खासियत नहीं था। और वो एक ब्लैक डालिया के साथ में आती हैं और अपने हर स्टूडेंट का वो इसी तरह से स्वागत करती हैं। और इसके बाद सभी को पता है
कि हर रोज इनड और वेडनेसडे के बीच में फालतू की चीजें चलती ही रहेंगी। वेडनेसडे हर रात टाइपराइटर से नॉवल लिखेगी और इनड अपने पॉप सॉन्ग से उसे परेशान करेगी, जो वेडनेसडे को पसंद तो नहीं आता लेकिन वो झेलती रहती है। और दूसरे ही दिन वेडनेसडे मैदान में उतर जाती है बियांका को चैलेंज करने के लिए और उसे हराने की कोशिश भी करती है तलवारबाजी में, लेकिन वो बेचारी खुद ही हार जाती है और इसकी वजह उसे बाद में समझ में आएगी कि बियांका को कोई क्यों नहीं हरा सकता। और इस दौरान वो घायल भी हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल से लौटते वक्त कोई वेडनेसडे को मारने की कोशिश करता है, एक सीमेंट के स्कल्पचर को उसके ऊपर गिराकर, लेकिन जेवियर नाम का एक लड़का वेडनेसडे को बचा लेता है। और शायद वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वेडनेसडे ने इसकी जान बचाई थी। और स्कूल लौटकर आते ही वेडनेसडे थिंग को रंगे हाथों पकड़ लेती है और थिंग को अच्छी खासी धमकी देकर अपना गुलाम बना लेती है और वो बन भी जाता है डर के मारे। तब वेडनेसडे थिंग के साथ मिलकर प्लान बनाती है स्कूल से भागने के लिए, क्योंकि वो किसी भी स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहती थी और ये वो करने वाली थी अपने थेरेपी सेशन के दौरान। और वेडनेसडे के थेरेपिस्ट का नाम था मिस किनबॉट। वेडनेसडे तब उन्हें और प्रिंसिपल दोनों को ही चकमा देकर बाथरूम की खिड़की से भाग आती है और आती भी है तो टाइलर नाम के एक लड़के के कैफे में, और वो उसे पैसे वैसे देकर स्टेशन तक छोड़ने के लिए बोलती है और मदद के लिए उसके कॉफी मशीन को ठीक करके उससे जान पहचान बना लेती है। और इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती उसका पंगा भी हो जाता है और वो पकड़ी जाती है और वापस से आ जाती है प्रिंसिपल के साथ में स्कूल। और रात को वो वायलिन बजाकर अपने म्यूजिक इंटरेस्ट का भी परिचय देती है और सोचती है कि इससे सबका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि सब उसी की तरह है। अगर वो म्यूजिक को एंजॉय कर रही है सभी एंजॉय करेंगे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल विम्स भी, उन्हें भी ये म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। और इसके बाद इनड उसके पास आकर उससे बताने लगती है कि वो वेयरवुल्फ नहीं बन पा रही है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली से ही एक दिन निकाल दी जाएगी अगर वो ना बन पाई तो। और ये कहकर वो रोने लगती है अपना दुख बयां करके। लेकिन वेडनेसडे को नहीं पता था कि अगर कोई इमोशनल हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। और इनड तब कहती है कि क्या तुम्हें रोना नहीं आता। तब वेडनेसडे कहती है कि वो एक ही बार रोई थी जब उसके स्कॉर्पियन पेट को कुछ बच्चों ने मार डाला था, और तब से वो कभी भी नहीं रोई, क्योंकि उसे पता है कि रोने से कोई भी चीज बन नहीं जाती और ना ही कोई वापस लौट कर आता है। और वो तब इनड को पिघलाकर उसका लैपटॉप मांगने की कोशिश करती है ताकि वो टाइलर को कांटेक्ट कर सके भागने के लिए। और ये वो करती फेयर में घूमने के दौरान। और टाइलर असलियत में शेरिफ का बेटा था, जो वेडनेसडे के डैड गोम्स से नफरत करते थे। इसलिए वेडनेसडे इसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर शेरिफ उसके डैड से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। तब टाइलर वेडनेसडे का शक दूर करने के गोमेस के फाइल को निकाल ले आता है उसके डैड के शेल्फ से, क्योंकि वेडनेसडे के डैड के ऊपर किसी के कत्ल का इल्जाम था। और इससे पहले कि टाइलर उसे लेकर वहाँ से भाग पाता, उसी कैफे वाले वो लड़के वेडनेसडे से बदला लेने के फिराक में उसके पीछे भागने लगते हैं, जिस वजह से वो अपने कॉलीग रॉबिन से टकरा जाती है। और तब उसे एक विजन आ जाता है और वो तब फ्यूचर देख लेती है कि बस रोवन की मौत होने ही वाली है। और वो तब रोवन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो ही वेडनेसडे को अपनी शक्तियों से पेड़ में चिपका देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक बुक से पता चला था कि वेडनेसडे के आते ही स्कूल तबाह हो जाएगा, क्योंकि वर्षों पहले उसी की माँ ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि एक भविष्यवाणी पेंटिंग थी। लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, एक भयानक सा राक्षस आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे एकदम से ही नोच कर खत्म कर डालता है, जो काफी ज्यादा अजीब था और दर्दनाक भी। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उसने वेडनेसडे को कुछ भी नहीं किया, जिससे वो भी शॉक्ड रह जाती है। और स्कूल वापस लौटने के बाद वो इस घटना के बारे में क्रिस्टल बॉल के जरिए अपने पेरेंट्स से बताती है। और अब उसने अपना इरादा बदल दिया था और वो स्कूल छोड़कर जाने का फैसला त्याग चुकी थी, क्योंकि उसे खोजबीन, पजल सॉल्व करना, पहेलियां सुलझाना यही तो उसे पसंद था। तो उसके पेरेंट्स भी ये बात सुनते ही खुश हो जाते हैं। और यहीं पर एंड होता है एपिसोड 1 और अब चालू होता है एपिसोड 2। शेरिफ तब अपने ग्रुप के साथ फिर पूरे फॉरेस्ट में छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें रोवन की लाश कहीं भी नहीं मिलती, जो बात आकर वो वेडनेसडे और प्रिंसिपल से भी बताते हैं, जिस पर वेडनेसडे को यकीन नहीं होता कि आखिर रोवन की लाश कौन ले गया। और वेडनेसडे तब शेरिफ गैल्पिन से सारी बातें बताती है और शेरिफ गैल्पिन का मानना था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है कि इसमें नेवरमोर के स्टूडेंट्स का ही हाथ है। और इससे पहले जो वो आदमी गायब हुआ था उसके बारे में भी शेरिफ को कुछ भी पता नहीं चला
और प्रिंसिपल तो रोवन को बिल्कुल से लापता घोषित करवाने पर तुली हुई थी। देख वेडनेसडे को बड़ा अजीब लगता है और उसी वक्त वेडनेसडे की आंखों के सामने रोवन सही सलामत आकर खड़ा हो जाता है, जो देख सब दंग रह जाते हैं। और वेडनेसडे बेचारी सबके सामने झूठी ठहराई जाने लगती है। इसीलिए तब रोवन का केस बंद हो जाता है और उसी दिन से वेडनेसडे जुट जाती है अपने केस के पड़ताल में। उसे पता था कि मिस विम्स उसके ऊपर नजर बनाए हुए थी, फिर भी वो रुक। अगले हफ्ते पोको फेस्टिवल था तो एकेडमी के सारे ही बच्चे तैयारियां कर रहे होते हैं, जिस दौरान वेडनेसडे की मुलाकात यूजिन से होती है, जिसे वो अपने भाई की नजर से देखती है क्योंकि वो बिल्कुल उसके भाई की ही उम्र का था। और तभी थिंक के जरिए उसे पता चलता है कि रोवन स्टेशन के लिए रवाना हो रहा है और वेडनेसडे तब थिंक को उसका पीछा करने के लिए भेज देती है। और इसके बाद स्टेशन पहुंचते ही रोवन वॉशरूम में घुस जाता है, जहां पर थोड़ी सी देरी की वजह से रोवन वहां से गायब हो जाता है। और तब तुरंत ही हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो प्रिंसिपल ही थी जो रोवन के वेश में घूम रही थी। मतलब कि ये औरत किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। वो चकमा देकर निकल गई और थिंक बेचारा वेडनेसडे के जरिए अब डांट खाएगा। और थिंक को डांटने के बाद वेडनेसडे क्लास को ज्वाइन करती है और तब उसे पता चलता है कि जेवियर एक काफी अच्छा आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग्स में जान भी डाल सकता था। लेकिन वेडनेसडे इम्प्रेस नहीं होती और असलियत में जेवियर को वेडनेसडे पर क्रश था और अब वेडनेसडे जाना चाहती थी फॉरेस्ट में सबूत की तलाश में। लेकिन आड़े आ रहा था उसका काम, मतलब कि ये कि सब स्टूडेंट्स को चूज करना था कि उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। तो अकेलेपन के लिए वेडनेसडे ने यूजिन के साथ बी और हनीकॉम्ब कलेक्शन वाले सेक्शन को चुन लिया, इसलिए उसे वहाँ पर भी अटेंडेंस देना होगा। तो वो इनेट को वहाँ पर भेज देती है ताकि प्रिंसिपल को शक न हो कि वेडनेसडे वहाँ से गायब है। लेकिन इसके लिए इनर ने कंडीशन लगा रखी थी कि वो उसकी जगह तभी लेगी जब वो थिंक से माफी मांगेगी। जिसके बाद वेडनेसडे इनेट को यूजिन के पास छोड़कर चली जाती है और यूजिन भी इनेट को पाकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इनेट काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो सोचता है कि वो इनेट को इम्प्रेस कर लेगा, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। और वेडनेसडे तब फॉरेस्ट में जाकर अपने काम में जुट जाती है, लेकिन शेरिफ तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और टाइलर तब अपने फादर को स्टॉक करते हुए आ गया था वहाँ पर, जो वेडनेसडे को शेरिफ से बचा लेता है। और उसी वक्त एक जगह पर वेडनेसडे को रोवन का एक सामान मिल जाता है, जिसे छूते ही उसे एक विजन आता है कि जो सीमेंट का स्कल्पचर उसके ऊपर गिरा था वो असलियत में जेवियर और रोवन की लड़ाई के दौरान गिरा था। और उसे एक पर्पल कलर की बुक भी बार बार नजर आ रही होती है, जिसके बारे में वेडनेसडे को पता लगाना था। और वो एकेडमी में आते ही थिंक को उस बुक को ढूंढने के लिए भेज देती है और साथ ही में जेवियर के कमरे की भी तलाशी लेती है। तब उसे बेड के फ्लोर के नीचे एक मास्क मिलता है और उसी वक्त जेवियर से मिलने के लिए बियांका आती है, जो पहले रिलेशनशिप में थे मगर अब उनका ब्रेकअप हो चुका था। और बियांका उस वक्त प्लान कर रही होती है इनेट को हराने के लिए पोको फेस्टिवल में, जो वेडनेसडे को बर्दाश्त नहीं था। और बियांका का तो रिकॉर्ड रहा है कि उसे कोई भी हरा नहीं सका, लेकिन शायद इस बार वेडनेसडे उसे हरा देगी। और अगले ही दिन सब मैदान में उतर जाते हैं मुकाबले के लिए, जहां पर इस फेस्टिवल में कोई रूल ही नहीं होता, जो जिस तरह की भी चीटिंग कर पाए वो उस तरह की चीटिंग करे। और ये मुकाबला होने वाला था बोर्ड से, जो ये स्टूडेंट्स खुद अपने तरीके से तैयार करते हैं। और हम देख पाते हैं कि बियांका एक काफी ज्यादा खतरनाक चीटर है। वो अपने मर्मेड साथियों के सहारे अपने ओपोनेंट्स के बोर्ड्स को ढकेलवा देती थी, जो वेडनेसडे तुरंत ही नोटिस कर लेती है और वो भी तब अपनी चाल चलती है और वो उस मर्मेड को एक जाल में फंसा देती है। जिसके बाद इन्हें फॉरेस्ट में से एक झंडा लेकर आना था, मगर तभी वेडनेसडे को फिर से एक विजन आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। और उसके सामने खड़ी वो लड़की कह रही होती है कि असली चाबी वेडनेसडे ही है। और जब तक उसे होश आया बियांका की टीम आगे निकल चुकी थी और उसका साथी साइरन भी खुद को फ्री करके इनके बोट के पीछे पड़ चुका था। लेकिन थिंक भी कम नहीं था, वो साइरन को एक ही पंच में उल्टा देता है और ये लोग भी तब अपने बोट में सेट नोकीले भाले से बियांका की बोट के चीथड़े उड़ा देते हैं, जिस वजह से बियांका की टीम पानी में डूब जाती है और उनकी हार हो जाती है। लेकिन ये तो वेडनेसडे का लक्ष्य नहीं था। वो तब इनेट को अपनी जीत एंजॉय करने देती है और शर्म से एक स्टैचू के नीचे आकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसे वही निशान नजर आता है जो उसके विजन में आया था रोवन वाले उस पेंटिंग में। तो वो रात में आकर उस स्टैचू की किताब में लिखी पहेली को सुलझाती है और उस पहेली को सुलझाकर उसे ये पता चलता है कि यहाँ का दरवाजा 2 बार चुटकी बजाने से खुलता है, जिसका नाम था सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट लाइब्रेरी, जो भी कह सकते हैं। और वेडनेसडे को वो बुक
तुरंत ही मिल जाता है उस लाइब्रेरी में, जिसकी पेज रोवन ने आधी फाड़ी हुई थी। तभी कोई वेडनेसडे को किडनैप कर लेता है और असलियत में इसके अंदर वेडनेसडे कोई पहली इंसान नहीं थी जो आई थी। उन वेडनेसडे से पहले ही कुछ खास स्टूडेंट्स यहाँ पर आते जाते रहते थे, जैसे कि बियांका, जेवियर और अन्य कुछ खास स्टूडेंट्स। और ये लोग एक टीम की तरह थे। वो मास्क पहनकर रखा करते थे और वो लोग वेडनेसडे को भी अपने टीम में शामिल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहती थी और वो तब अपना किताब लेकर वहाँ से निकल आती है। और दूसरे ही दिन अनाउंसमेंट होती है आउटरीच डे के बारे में और स्टूडेंट्स को यहाँ पर तरह तरह के टास्क दिए जाएंगे और कार्ड्स के जरिए उन्हें उनकी जगह दी जाएगी, जहाँ पर उन्हें घूमने फिरने और वॉलंटियर करने का मौका मिलेगा। तब जेवियर से बातें करते वक्त वेडनेसडे को ये पता चलता है कि जो पिलग्रिम उस पेज में वेडनेसडे के बगल में खड़ा है वो जोसेफ क्रैकस्टोन की तरह दिख रहा है, जो जेरिको का एक बड़ा हस्ती है जो इस दुनिया में नहीं है। तो वेडनेसडे पता लगाने के लिए उस जगह पर जाना चाहती थी, इसलिए वो एनट से अपना कार्ड एक्सचेंज करके पिलग्रिम वर्ल्ड में चली जाती है वॉलंटियर करने के लिए, ताकि वो क्रैकस्टोन के वस्तुओं के बारे में पता कर सके। और यहाँ एनट की हालत खराब होती जा रही थी मरे हुए जानवरों के बीच में रहकर, जहाँ पर एनट और एजेक्स को मरे हुए जानवरों के बालों को कंघी करना था और ये काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो ये अपने फ्रेंड वेडनेसडे के लिए कर ले रही थी और वेडनेसडे को काम मिला था फुटेज बेचने का, जहाँ वेडनेसडे इटालियन लैंग्वेज में बोलकर सबको भड़का देती है और उनके फुटेज बिल्कुल भी नहीं बिकते। जिसके बाद यूजिन की वजह से वेडनेसडे का पंगा वापस से उन्हें पिलग्रिम स्टूडेंट से हो जाता है, जिसे वेडनेसडे चुटकियों में भगा देती है और यूजिन के फेक दांतों के हेल्प से वो क्रैकस्टोन के मीटिंग रूम के ताले को खोल लेती है और तुरंत ही अंदर घुस जाती है छानबीन करने के लिए कि क्या पता उसे कोई क्लू मिल जाए। और क्लू का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के दीवारों में उसे उसी लड़की की पेंटिंग नजर आती है जो उसके विजन में उस दिन आई थी और वो तब उसके हाथ में एक ब्लैक बुक को नोटिस करती है, जो वेडनेसडे को तुरंत ही मिल जाता है वहाँ पर। लेकिन वो किताब असलियत में नकली थी और असली किताब किसी ने चोरी कर ली होती है। तो वो टाइलर की मदद से उस जगह का पता लगा लेती है, जिस जगह का नाम था पिलग्रिम मीटिंग हाउस। और वो उस जगह पर इसलिए जाना चाहती थी ताकि उसे क्रैकस्टोन के बारे में कुछ पता चल सके, क्योंकि वो जैसे ही किसी भी चीज को छूती है उसे उस चीज के बारे में विजन्स आ जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये चीज किसका है और इस शक्ति की वजह से वो किसी भी पहेली को सुलझा सकती थी। लेकिन थिंक के साथ मीटिंग हाउस में पहुंचकर वो सारी ही चीजों को छूती है, लेकिन उसे कोई भी विजन नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने की सोचती है, गेट को छूते ही वो पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो खुद के ही जैसे एक लड़की को देखती है जिसका नाम था गुडी एडम्स। और वेडनेसडे तब देख पाती है कि पूरा गांव गुडी एडम्स के खून का प्यासा था, क्योंकि जोसेफ क्रैकस्टोन ने उसे चुड़ैल घोषित कर दिया होता है, जहाँ पर क्रैकस्टोन के साथियों ने मिलकर वहाँ के निवासियों की जमीनों को छीन लिया होता है और उन लोगों को घरों में बंद करके जिंदा भी जला दिया। और सिर्फ गुडी एडम्स ही उस वक्त बचकर निकल पाई थी और ये 400 साल पुरानी कहानी थी। और यही गुडी एडम्स ही वेडनेसडे की एक पूर्वज है। और जैसे ही वेडनेसडे तब होश में आती है, वो वापस से उस राक्षस को देख लेती है, जो वेडनेसडे को देखते ही भागने की कोशिश करता है। और वेडनेसडे भी तब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है और वो तब नोटिस करती है कि भागते भागते उस राक्षस के कदम इंसानों के पैर में बदल गए थे। मतलब ये राक्षस कोई इंसान के रूप में रहता है और वो भी उसी की तरह एक आउटकास्ट है, लेकिन बारिश की वजह से उसके कदमों के निशान मिट चुके थे। और उसी क्षण जेवियर आकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता था कि वेडनेसडे को विजन्स आते हैं, क्योंकि जेवियर को पता था कि जिसे विजन्स आते हैं उसे तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं और उस इंसान के लिए सच और झूठ में फर्क कर पाना मुश्किल होता है और इसीलिए वो वेडनेसडे की बातों पर यकीन नहीं करता। और दूसरे दिन वो सब पहुंच जाते हैं समारोह में वायलिन बजाने के लिए और वेडनेसडे ने यहाँ पर तगड़ी खुराफात करी होती है, बारूद वगैरह लगाकर क्रैकस्टोन के स्टैचू की धज्जियां उड़ाने के लिए। और उसमें उसकी मदद करी थी थिंग ने, मगर प्रिंसिपल को पता था कि ये वेडनेसडे की करतूत है। सीन कट होता है और तब क्रैकस्टोन का वो स्टैचू आग लगने की वजह से पूरी तरह से पिघल जाता है और सारे ही बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन वेडनेसडे वहीं पर बैठकर वायलिन बजाए जा रही थी। सीन कट होती है और हम देख पाते हैं कि वो राक्षस इस बार एक बेकसूर बूढ़े को अपना शिकार बना लेता है, लेकिन उसकी तस्वीरें जरूर उस बूढ़े आदमी के कैमरे में कैद हो चुकी होंगी, क्योंकि वो उस वक्त फोटोज क्लिक कर रहा होता है। जिसके बाद हम एनट को देख पाते हैं, जो एजेक्स के साथ में डेट पर जा रही होती है और एजेक्स भी तब तैयार होकर आने ही वाला होता है।
और हम देख पाते हैं कि उसने बाथरूम के मिरर को टॉवल से ढक दिया होता है ताकि वो खुद को ना देख सके, क्योंकि अगर उसने खुद के ही सरपीले बालों को देख लिया तो वो पत्थर का बन जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली वो बन भी गया, जिस वजह से अब वो इनर के साथ में डेट पर नहीं आ पाएगा। और इनर तब इंतजार करती रह गई और इनर तब गुस्से में अपने आसपास की चीजों पर ही गुस्सा निकालने लगती है। टायर और गाड़ियां अपने पंजों से फाड़ने लगती है। और यहाँ दूसरी ओर वेडनेसडे अब हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखने लगी थी। और हम तब जेवियर के गले पर एक खरोच का निशान देख पाते हैं। और दूसरी ओर शेरिफ के सामने भी अब उस राक्षस की तस्वीर आ चुकी थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और यहीं पर इस एपिसोड की एंड होती है। और अगले एपिसोड में वेडनेसडे चुप नहीं बैठती और पहुंच जाती है मॉर्चरी में थिंक के सहारे। और वेडनेसडे तब उस बूढ़े व्यक्ति के डेड बॉडी को ढूंढ निकालती है जो उस राक्षस का शिकार बना था। और वेडनेसडे नोटिस करती है कि उस आदमी का एक फुट ही काट कर निकाल लिया गया था और उसकी तो अंतड़ियां भी गायब थी। और वेडनेसडे की छानबीन चल ही रही होती है कि तभी शेरिफ डॉक्टर के साथ में वहाँ पर आ धमकता है। और तब इनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि शेरिफ डॉक्टर का मुंह हर वक्त बंद रखने के लिए बोलता रहता था ताकि बात मीडिया तक न पहुंचे। वेडनेसडे तब खुद को एक लाश की जगह पर शिफ्ट कर लेती है और जांच पड़ताल में वो समझ पाती है कि वो राक्षस अपने शिकार के अलग अलग बॉडी के हिस्सों को काट कर अपना कलेक्शन पूरा कर रहा था। मगर इसके पीछे उसका क्या इरादा है ये वेडनेसडे को जानना था। और दूसरे दिन क्लासेस के दौरान वेडनेसडे को एक और इवेंट का पता चलता है और इसी दौरान उसे जेवियर के गर्दन पर वो निशान नजर आता है जो किसी जानवर के पंजों जैसा लग रहा था। और वो तब जेवियर का पीछा करते हुए उसके आर्ट स्टूडियो में पहुंच जाती है और उसके आर्ट स्टूडियो की आर्ट्स मिस्टीरियस राक्षस के पेंटिंग से भरी पड़ी थी जो वेडनेसडे ने उस रात को देखी थी। तो उसे अब जेवियर पर शक होने लगा था और जहां वो रेवन डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी वो वहीं पर जाने के लिए जेवियर को प्रपोज कर लेती है। और इवेंट में जाने के लिए एक ड्रेस भी उसे पसंद आ जाता है, लेकिन उस वक्त वो उसे नहीं खरीदती और सीधा जाती है शेरिफ के पास जेवियर वाली एक पेंटिंग को लेकर। यही वो राक्षस है जिसने उन लोगों को मारा है। और लौटते समय उसकी मुलाकात टाइलर से हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि वेडनेसडे जेवियर के साथ डांस के लिए जा रही है तो वो एकदम से ही उदास हो जाता है क्योंकि वो भी वेडनेसडे को पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे यूजिन के पास जाती है अपने सबूतों के साथ में, क्योंकि उन फोटोग्राफ्स को देख एनर बेहोश हो जाती थी क्योंकि वो इन चीजों को नहीं देख सकती थी। और उन्हीं तस्वीरों में से एक जगह पर यूजिन उसे लेकर जाता है जो असल में था उसी राक्षस का ही गुफा। और वहीं उस गुफे के अंदर सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और एक हथकड़ी भी जो काफी सारे सवाल पैदा कर रहा था। और वेडनेसडे तब उस राक्षस के एक नाखून के साथ में वापस लौट आती है और वो उस नाखून को जेवियर के डीएनए से मैच कराना चाहती थी, लेकिन इससे पहले जेवियर उसे अपने आर्ट स्टूडियो में पकड़ लेता है। और जेवियर को तब शक हो जाता है कि वेडनेसडे उसकी जासूसी कर रही है और इस वजह से दोनों में बहस हो जाती है। लेकिन इससे पहले वेडनेसडे एक सामान उसका उठा लेती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए और पहुंच जाती है शेरिफ के पास। और तब जेवियर के साथ बहसबाजी होने की वजह से जेवियर बियांका के साथ में चला जाता है रेवन पार्टी के लिए। और इसलिए अब वेडनेसडे और यूजिन दोनों उस गुफा के पास जाना चाहते थे जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन थिंग भी काफी शैतान था। वो टाइलर के साथ में वेडनेसडे की सेटिंग करा देता है ताकि वेडनेसडे टाइलर के साथ में रेवन पार्टी में जा सके। और थिंग तब वेडनेसडे के लिए वही ड्रेस भी उठा लाया था जो उसे स्टोर में पसंद आ गया था। और अब मजबूरन वेडनेसडे को टाइलर के साथ में जाना ही पड़ता है जब टाइलर आकर उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और जेवियर और बियांका एकदम से ही जल जाते हैं उन्हें एक साथ में देखकर। और वेडनेसडे तब यूजिन को गुफा में जाने से मना करती है अकेले, लेकिन वो वेडनेसडे की बात नहीं मानता और अकेले ही जाने का सोचता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनर का डेड वो पिलग्रिम का बेटा था और वो असलियत में यहाँ पर कुछ प्लान करके आया था और आगे हम जान पाएंगे कि उसका प्लान क्या है। और तब जेवियर हिम्मत करके आ जाता है वेडनेसडे के पास उसे बताने के लिए कि टाइलर ने पिछले आउटरीच डे पर जेवियर को बहुत ज्यादा पीटा था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, इसलिए शायद जेवियर टाइलर को पसंद नहीं किया करता था और वो वेडनेसडे को हमेशा टाइलर से दूर रहने के लिए ही नसीहत देता रहता था। लेकिन इससे वेडनेसडे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तब भी टाइलर को पसंद करती थी। और थोड़ा पागलपन वाला डांस करने के बाद हम पिलग्रिम के बेटे के प्लान को जान पाते हैं। और ये उस दिन का वेडनेसडे से बदला लेने के लिए एक पूरा टैंकर लेकर आया था रंगीन पानी से भरकर, जो उन सब के ड्रेस पर वो डाल देता है क्योंकि इन सब ने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था। और यहाँ गुफा के पास यूजिन किसी को देख लेता है जो गुफे में आग लगाने के लिए आया हुआ होता है सबूत छुपाने के लिए। और यहाँ इवेंट में भागा दौड़े के दौरान
वेडनेसडे किसी से टकरा जाती है, जिस वजह से वेडनेसडे को फिर से एक विजन आता है कि यूजिन के पीछे वही राक्षस पड़ा है और वो तब तुरंत ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, मगर उसके पहुंचते पहुंचते वो राक्षस यूजिन को घायल कर भाग जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगले एपिसोड में आज था पेरेंट्स वीकेंड और टाइलर के दिए हुए पुलिस रिकॉर्ड से वेडनेसडे को अपने सीधे साधे फादर के बारे में कुछ शॉकिंग चीजें पता चलती है कि वो एक खूनी थे जब वो स्टूडेंट थे। कहानी 32 साल पीछे जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल वीम्स को हम एक यंगर अवतार में देख पाते हैं। और एक बारिश वाली तूफानी रात को जब वो नीचे से गुजर रही होती है, ऊपर से एक लाश आकर उनके सामने ही गिर पड़ती है और तब उनकी नजर ऊपर खड़े वेडनेसडे के डैड गोमिस पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक तलवार था। तो उनका शक गोमिस पर ही जाता है। उनके बयान तब पुलिस में दर्ज कर लिए जाते हैं और गोमिस को तब अरेस्ट कर लिया जाता है और शायद इसीलिए शेरिफ उन्हें एक खूनी कहकर ही बुलाया करते थे। और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ साथ सबके पेरेंट्स आए हुए थे और सभी अपने पेरेंट्स से बातें करने में जुटे हुए थे। लेकिन ना ही जेवियर के पेरेंट्स आए और बियांका को भी यकीन था कि उसकी माँ भी नहीं आएंगी, लेकिन वो आ गई, जिन्हें देख वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो बियांका को अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो अच्छे खासे पैसे कमा सके। और उन्हीं के जरिए हमें पता चलता है कि बियांका यहाँ पर एडमिशन ले पाए सिर्फ अपने सायरन पावर्स की वजह से। सीन कट होता है और हम प्रिंसिपल वीम्स और मोर्टिशिया को देख पाते हैं। मोर्टिशिया अपने पुराने बुक को देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इसमें उन सब के फोटोज छपे हुए थे। लेकिन मोर्टिशिया वाला वो पेज प्रिंसिपल ने फाड़ कर उड़ा दिया था, क्योंकि वो मोर्टिशिया से आज भी जल्दी थी, क्योंकि मोर्टिशिया उनके जमाने में सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी वहाँ की, और उनके प्राइम में हर लड़का उन्हें ही चुनना चाहता था। और यहाँ तक कि वो लड़का भी मोर्टिशिया को ही चुनता है, जिसे प्रिंसिपल विम्स पसंद किया करती थी। और शायद इसी वजह से वो अकेली रह गई, क्योंकि उनका वो प्यार उन्हें कभी मिला ही नहीं। और प्रेजेंट में प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे के पेरेंट्स को थेरेपी सेशन के लिए भेज देती है, वेडनेसडे का करंट सिचुएशन को समझाने के लिए। और दूसरी ओर टाइलर के डैड मिस्टर शेरिफ को हॉस्पिटल से फोन आ जाता है कि उस मोर्टिशियन ने सुसाइड कर लिया है, जिसे उसने डीएनए सैंपल टेस्ट करवाने के लिए दिया हुआ होता है, जिसमें असल में उस राक्षस का ही हाथ होगा। सीन यहीं पर कट होता है और हमें सेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां वेडनेसडे मौका पाकर अपने फादर के अतीत के बारे में सवाल करने लगती है, जिससे गुस्सा होकर उसकी माँ वहाँ से रवाना हो जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे यूजिन से मिलने के लिए जाती है, जो अब कोमा में था। और जब वेडनेसडे की फैमिली एकेडमी में वापस आती है, वेडनेसडे नोटिस करती है कि उसकी मॉम मोर्टिशिया गैरेट गेट्स के टॉम स्टोन पर गुलाब के फूल के कांटे ऑफर करने के लिए जा रही है। और दोस्तों, गैरेट गेट्स वही है जिसके खून का इल्जाम वेडनेसडे के फादर पर लगा हुआ है। और तब लंच टाइम के दौरान शेरिफ आकर गोमिस को अरेस्ट कर लेते हैं, उसी खून के इल्जाम में जो वर्षों पहले हुआ था, क्योंकि वो मोर्टिशियन जो इस वक्त मरा हुआ है, उसके सुसाइड लेटर पर ये लिखा था कि वो शर्मिंदा है कि उसने गोमिस के मर्डर केस को छुपाने की कोशिश करी और उस पर पर्दा डाला। और गोमिस के अरेस्ट होने की वजह से मोर्टिशिया की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो एक पल भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती थी। और उनके अरेस्ट होने के बाद वेडनेसडे तब उनसे लॉकअप में मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बता दे। और वो तब वेडनेसडे से बताना शुरू करते हैं कि गैरेट मोर्टिशिया को पसंद किया करता था, इसलिए वो उसका हर वक्त पीछा करने लगा था, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करी। लेकिन गैरेट गेट्स जो था वो काफी ज्यादा अमीर बाप का बेटा था, तो उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और उनकी आप बीती की कहानी तब पास्ट में जाती है, जब मोर्टिशिया और गोमिस रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और गैरेट से देख लेता है, और वो तब गुस्से में गोमिस को तलवार लेकर खदेड़ लेता है मारने के लिए, और शायद वो उसे मार ही डालता। और तब दोनों में काफी देर तक हाथापाई चालू रहती है और गैरेट तब गोमिस को मारने में कामयाब भी हो जाता। लेकिन किस्मत गोमिस के साथ थी, उसने जैसे ही तलवार उठाई, गैरेट उन्हें मारने के लिए दौड़ा और तलवार अपने आप उसके पेट में घुस गई, जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। और वेडनेसडे तब अपने पिता की ओर से उस शेरिफ से अपील करने के लिए जाती है, तो उसके फादर बेकसूर है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और अब वेडनेसडे अपने फादर को बेकसूर साबित करेगी, और इसलिए वो पहले अपने माँ से सच्चाई जानने के लिए जाती है। और उसकी मॉम तब उससे बताती है कि जब हाथापाई हो रही थी, तब गोमिस को मौत के कगार पर खड़ा देख मोर्टिशिया ने खुद ही उस तलवार को उठा लिया और गैरेट के पेट में उसने गलती से स्टेप कर दी। लेकिन असल में वो ना मरता अगर वो ऊपर से नीचे ना गिरता,
प्लस मोर्टिशा ने ये भी नोटिस किया कि उसका शरीर तो पहले से ही नीला पड़ा हुआ था और उसके मुंह से एक सफेद रंग की झाग निकल रही थी, जो काफी सारे सवाल पैदा कर रहा है। लेकिन उस वक्त मोर्टिशा ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और तब गैरेट के मरते ही मोर्टिशा को बचाने के लिए गोमेस ने उसके हाथ से तलवार छीन ली और इल्जाम खुद पर ले लिया। और शायद इसीलिए इनमें इतना ज्यादा प्यार है और उनकी कहानी सुन वेडनेसडे गैरेट की लाश को खोदने के लिए चल देती है ताकि उसकी मौत का कारण पता कर पाए वो। लेकिन पुलिस इस माँ बेटी को अरेस्ट कर ले जाता है और लॉकअप में डाल देता है। लेकिन वेडनेसडे का काम हो चुका था क्योंकि वो गैरेट के उस उंगली को नोच लाई थी और उससे वो अंदाजा लगा लेती है कि गैरेट नाइट शेड्स के जहर से मरा था। लेकिन फिर तभी वेडनेसडे को गैरेट की उंगली को छूते ही एक विजन आता है कि गैरेट के डैड ने उसे आउटकास्ट को खत्म करने के लिए नाइट शेड्स का जहर एक शीशी में भरकर थमाया था, जो गोमेस से हाथापाई के दौरान खुद ही टूट गया और जहर खुद गैरेट गेट्स के पूरी बॉडी में फैल गया। और उस वक्त का शेरिफ अब का प्रेजेंट मेयर है, मतलब कि जो मेयर है इस वक्त वही शेरिफ थे। और सारी पोल पट्टी खुलने के बाद मेयर दबाव में आकर गोमेस को छुड़वा देता और इस इंसिडेंट के बाद वेडनेसडे अपनी माँ और अपने बारे में एक बात जान पाती है कि उसकी मॉम को पॉजिटिव विजन्स आया करते थे और वो नेचर में एक डव है और वेडनेसडे को नेगेटिव विजन्स आते हैं, मतलब हिंसक, बिल्कुल हाथापाई वाले, मौत वाले, और इसलिए वो नेचर से एक रेवन है। तो एवेकन करने और रास्ता दिखाने के लिए उसकी पूर्वज गुडी एडम्स उसकी मदद कर रही थी और अब उसके पेरेंट्स के लौटने का समय आ चुका था। और उसकी माँ तब जाते जाते वेडनेसडे को वो बुक थमा कर जाती है जिसमें उनके टाइम्स की यादें थे और उसी बुक में से वो प्रिंसिपल वीम्स के बारे में जान जाती है कि वो एक बहरूपिया है और रोमन की मौत को उन्होंने छुपाया है एकेडमी को बचाने के लिए। तभी कैंपस में अचानक से ही फायर राइज हो जाता है जिसमें लिखा हुआ था फायर विल रेन और इस दौरान प्रिंसिपल वीम्स और वेडनेसडे के बीच में बहसबाजी चल रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और नेक्स्ट एपिसोड में वेडनेसडे अपनी माँ के कहे अनुसार अपनी साइकिक शक्तियों पर काबू पाने के लिए कैंडल्स जलाकर ध्यान लगाने लगती है और गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने लगती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी ईनर वहाँ पर एंट्री मारती है और उसके पीछे ही दरवाजे के पीछे से एक मैसेज आता है कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो वो क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में आकर मिले, जहाँ पर ये दोनों साथ में जाती हैं। और तब वहाँ पर अंदर जाते ही वेडनेसडे को हर जगह किसी की आहट महसूस होने लगती है क्योंकि यहाँ पर सब ने वेडनेसडे के लिए बर्थडे सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी जिस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। उसके लिए बर्थडे एक फालतू की चीज है। और तब वहाँ के दीवारों के इनिशियल्स को छूकर वेडनेसडे को फिर से एक विजन आ जाता है और गुडी तब उसे मैसेज देती है कि क्रैकस्टोन वापस लौटने वाला है और उसे रोकने के लिए वेडनेसडे को खुद तैयारी करनी होगी और वो उसकी आत्मा को एक जगह पर ले जाकर उसे उस जगह का पता करने के लिए बोलती है। और उसके बेहोश होने की वजह से पार्टी पूरी खराब हो जाती है। दूसरे दिन वेडनेसडे को उसके पेरेंट्स की तरफ से एक गिफ्ट आता है मरी हुई गिलहरियों का, जो देख वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इनर भी एक स्कार्फ उसे गिफ्ट करती है जो वेडनेसडे के पसंदीदा कलर का था, तो वेडनेसडे उसे एक्सेप्ट कर लेती है फ्यूनरल में जाने के लिए। और हम तब देख पाते हैं कि बचपन में वेडनेसडे के पेरेंट्स बड़े ही डरावने बर्थडे सरप्राइजेस उसे दिया करते थे जो उसे काफी ज्यादा पसंद आया करते थे। और ये सब वो यूजिन से बता रही होती है कि तभी वेडनेसडे की साइकोलॉजिस्ट आकर पहुंच जाती है फूलों के साथ में। और ये फूल जो हैं यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। सीन यहीं पर कट होता है और हम टाइलर और वेडनेसडे को कैफे में देख पाते हैं। टाइलर तब वेडनेसडे को डिनर पर इनवाइट कर रहा होता है और इसके बाद वो पहुंच जाती है जेवियर के पास विजन वाले उस गेट का पता करने के लिए, जो जेवियर ने तो पहले से ही बना कर रखा हुआ था। जो देख वेडनेसडे शॉक्ड रह जाती है और कुछ ही समय में हम वेडनेसडे को उसी जगह पर देख पाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर मेयर पहले से ही आकर पहुंच चुके थे। वो क्यों आए थे इसका पता करने के लिए वेडनेसडे उनके गाड़ी में चुपके से बैठ जाती है और शायद मेयर शेरिफ को कोई राज बताने के लिए उनके पास जा रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो शेरिफ के पास पहुंचते, एक गाड़ी आकर उन्हें टक्कर मारकर भाग जाती है, उन्हें एकदम से अधमरा करके, जो वेडनेसडे को शॉक कर देता है कि आखिर उनके पास कौन सा ऐसा राज था कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। और अगले सीन में इनट के सहारे वेडनेसडे टाइलर के साथ डिनर पर जाने के बहाने उसे उसी जगह पर लेकर जाती है गैरेट के घर पर चेकिंग करने के लिए। और आज तो वो पूरे घर की तलाशी लेने वाली थी। स्टार्टिंग करती है वो गैरेज से और वहाँ पर वो देखती है कि मेयर की एक्सीडेंट वाली गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी
और तब थोड़ी देर और जांच पड़ताल करने के बाद उसे गैरेट गेट्स की फैमिली फोटो नजर आती है, जिसमें उसे गैरेट गेट्स की बहन भी नजर आती है जो उस वक्त छोटी थी और ये पूरी फैमिली पहले ही गुजर चुकी थी गैरेट गेट्स के मौत के सदमे में। पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा था कि गुडी ने फिर उसे ये जगह क्यों सपने में दिखाई। लेकिन तभी एक सीक्रेट कमरे में उसे जलते हुए कैंडल्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पर कोई तो था जो कैंडल जलाकर भाग गया था और अब ये लोग अलग अलग होकर तलाशी ले रहे होते हैं। और तब वेडनेसडे को एक बेडरूम में वही फूल रखे हुए नजर आते हैं जो उस दिन डॉक्टर किनबॉट यूजिन के पास लेकर गई हुई थी। और तभी टाइलर उन सबको भगाने लगता है क्योंकि वो राक्षस वहाँ पर आ गया था और इनकी जान तब लिफ्ट में छिपने की वजह से बच जाती है। लेकिन ऐसे मौके पर लिफ्ट भी टूट जाता और ये लोग तब गलती से उस कमरे में गिर जाती हैं जहाँ पर काफी सारे जार्स रखे हुए थे और उन जार्स में उस राक्षस के विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स संभाल कर रखे हुए नजर आते हुए से। और इस इंसिडेंट में टाइलर घायल हो जाता है और जेवियर भी तब वहाँ पर आकर पहुँच जाता है जिसे थिंग ने भेजा हुआ था। और राक्षस होने का शक अब जेवियर पर ही बार बार जा रहा होता है क्योंकि वही ऐसे मौके पर वेडनेसडे की आंखों के सामने आ जा रहा था। और वेडनेसडे जब शेरिफ से उन जार्स के बारे में बताती है और उन्हें उस घर में लेकर आती है, वो देखती है कि सारा घर अब साफ कर दिया गया था। इससे शेरिफ उसे फटकार लगाते हैं और स्कूल से वो और उसके फ्रेंड्स एक्सपेल होते होते बचते हैं। इनर इस इंसिडेंट की वजह से वेडनेसडे से नाराज होकर दूसरे के साथ रहने के लिए चली जाती है, जिससे पहली बार वेडनेसडे को फर्क पड़ता है। लेकिन वो उस केस को सुलझाना नहीं छोड़ती क्योंकि उसे याद था कि गुडी ने उससे कहा था कि उसे इस सफर में अकेले ही चलना होगा। और वो उस रात गैरेट के घर से एक म्यूजिक बॉक्स उठा लाई थी और वो इंसान उस पर हर वक्त नजर बनाए हुए था। और शायद यही रात मेयर जान चुका था और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में मार दिया गया। और नेक्स्ट एपिसोड में हम सबको मेयर के फ्यूनरल पर देख पाते हैं और तभी उसके अंकल उसे नजर आ जाते हैं जिनका नाम था अंकल फेस्टर। और वो एक चालाक जादूगर थे जिन्हें देखते ही वेडनेसडे काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक चोर भी थे और हाथ की सफाई काफी अच्छा कर लेते थे और पुलिस की नजरों से वो हमेशा बचते ही फिरते थे। बैंक रॉबर थे ना, इसीलिए। और अभी वो किसी काम से आए हुए थे और अभी वो पुलिस से बचते हुए कोई छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो वेडनेसडे उन्हें यूजिन के बी हाउस में छिपा देती है और उन्हें उन बीज को खाने से मना करती है क्योंकि इन लोगों को यही सारी चीजें खाने पसंद थे। और क्योंकि उसके अंकल काफी ज्यादा अनुभवी थे तो वेडनेसडे उन्हें उस राक्षस का चित्र दिखाकर उसके बारे में उनसे पूछने लगती है जिसका नाम वो हाइड बताते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि हाइड के बारे में वेडनेसडे को नाइट शेड्स की लाइब्रेरी में रखी एक डायरी से ही पता चल पाएगा। वेडनेसडे तब वहाँ जाने के लिए तैयारियां बनाने लगती है और उसका नॉवेल भी एक दिलचस्प मोड़ ले चुका था। वो बिना देरी के लाइब्रेरी में पहुंच जाती है पर वहाँ पर जेवियर पहले से ही मौजूद था। तो वेडनेसडे उसे भगाने के लिए उसे सारी बातें सुना देती है कि जब भी वो राक्षस हमला करता है तुम वहीं पर क्यों मिलते हो, जरूर तुम ही राक्षस हो। और दोनों में तब बहस छिड़ जाती है और जेवियर गुस्से में वहाँ से भाग जाता है जो वेडनेसडे का असली मोटो था। जिसके बाद फेस्टर वहाँ पर आ जाता है जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था मगर किसी को वो नजर नहीं आता। और वहाँ पर इसके बाद थिंक के हेल्प से वो लॉकर खोल लेते हैं और डायरी हासिल कर लेते हैं। और इसमें वेडनेसडे को ये पता चलता है कि हाइड तब तक शांत रहता है बिल्कुल एक नॉमी की तरह जब तक उसे जागृत न किया जाए। और जागृत किया जा सकता है उसे हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोक्यूशन या कोई केमिकल इंजेक्ट करके। और जो कोई भी उसे जागृत करता है वो उसका मास्टर बन जाता है और वो हाइड उसका गुलाम। और मास्टर उससे जो भी करने के लिए कहेगा वही वो हाइड करेगा। और अब वेडनेसडे समझ चुकी थी कि खूनी एक नहीं बल्कि दो हैं, वो मास्टर और दूसरा वो राक्षस। पता नहीं इसके पीछे किस इंसान की चाल है और इनका शक तो अभी तक सिर्फ जेवियर पर था। तो ये दोनों अपने डॉगी वाली गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं और उस वक्त वो गया था साइकोलॉजिस्ट किनबॉट के पास क्योंकि जेवियर भी उन्हीं के पास में सेशंस ले रहा था। लेकिन इन्हें यही समझ में आता है कि डॉक्टर किनबॉट ही उसके मास्टर हैं और जेवियर एक हाइड। और दूसरे दिन टाइलर वेडनेसडे को वापस से रात में डेट पर बुला लेती है और वो तब थिंक को डायरी की रखवाली करने के लिए छोड़कर चली जाती है टाइलर से मिलने के लिए जो उसे क्रैकस्टोन की गुफा में लेकर जाता है। और उसने तो उसके लिए सरप्राइज भी प्रिपेयर करके रखा हुआ था और वो काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। लेकिन इनके डेट के बीच में रोड़ा बनकर खुद टाइलर के फादर आ जाते हैं और जब वेडनेसडे वापस लौट कर आती है वो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और डायरी भी गायब थी और थिंक को किसी ने स्टैब करके दीवार पर चिपका दिया था बिल्कुल अधमरा करके।
और वेडनेसडे तब एकदम से ही परेशान हो जाती है लहूलुहान थिंग को देखकर, और वो उसे लेकर तुरंत ही अंकल फेस्टर के पास पहुंच जाती है, जो अपने झटके वाले पावर से उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं शॉक देकर। इतने सालों बाद पहली बार वेडनेसडे वापस से रोई थी, लेकिन वेडनेसडे की धमकी देने के बाद जब दोबारा से अंकल फेस्टर काम करते हैं तो थिंग जिंदा हो जाता है, जिस वजह से अंकल फेस्टर और वेडनेसडे दोनों ही खुश हो जाते हैं। और अब अंकल फेस्टर के जाने का टाइम हो चुका था, वरना वो पकड़े जाएंगे क्योंकि शेरिफ ने उनका पता लगा लिया होता है। और तब दूसरे दिन बियांका वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है कुछ बताने के लिए मेयर की डेथ के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मेयर का बेटा उस वक्त लेकर आया था, क्योंकि मेयर का बेटा बियांका का नया फ्रेंड बन चुका था। और मेयर के बेटे को ये पता चला था कि उसके डैड किसी को स्टॉक कर रहे थे, जो हो सकता है लॉरेल गेट्स थी, गैरेट गेट्स की बहन, जो वेडनेसडे के डैड के हाथों से मरा था एक्सीडेंटली। और मेयर का मानना था कि लॉरेल गेट्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि वर्षों पहले गैरेट गेट्स की फैमिली की डेथ तो हुई थी, लेकिन लॉरेल गेट्स की बॉडी उन्हें कभी बरामद नहीं हुई। और इस फैमिली की डेथ के बाद इस मैंशन को किसी बूढ़ी औरत ने खरीद लिया होता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत की मौत से पहले ही उसने वो घर अपने नर्स के नाम कर दिया होता है, जो वेडनेसडे को लगता है कि वही नर्स है, उसके साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर किम्बॉट। और वेडनेसडे को शक उन फूलों के वजह से उस पर हुआ था जो लॉरेल के कमरे में उसने देखा था, और यही फूल डॉक्टर किम्बॉट यूजिन के कमरे में भी लेकर गई थी। और वेडनेसडे जब सारा इल्जाम उन पर थोपने लगती है तो डॉक्टर किम्बॉट कहने लगती है कि वेडनेसडे को मेंटल असाइलम में भेजने की जरूरत है। और इस बहसबाजी के बाद वो वेडनेसडे को जाने के लिए बोल देती है, लेकिन वेडनेसडे के जाते ही वो हाइड डॉक्टर किम्बॉट को भी मार डालता है, जो काफी दुखद था। और वेडनेसडे अब किसी और की हत्या नहीं देख सकती थी, वो तुरंत जेवियर के पास आकर पहुंच जाती है और वो देख लेती है कि जेवियर ने पहले ही डॉक्टर किम्बॉट की पेंटिंग बना रखी थी, और उनकी मौत को तो जेवियर ने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था। और जेवियर के कमरे में से ही उसे यूजिन का सामान मिलता है, और उस राक्षस के सारे विक्टिम्स के, जो उसे एकदम से ही खूनी करार दे देती है, भले ही वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। और वेडनेसडे वहाँ पर अकेले नहीं आई थी, वो पुलिस को भी साथ लेकर आई थी। तब पुलिस जेवियर को अरेस्ट कर ले जाते हैं। इसके बाद वेडनेसडे जब वापस एकेडमी में आती है, इनट वापस लौट आई थी उसके कमरे में, और सब कुछ अब ठीक हो जाता है। और इनट असलियत में आई थी थिंग के लिए, क्योंकि उसे काफी अफसोस हो रहा था कि अगर वो होती तो थिंग के साथ में ये सब कुछ ना होता। और इनट तब वेडनेसडे को टाइलर के साथ डेट पर जाने के लिए उकसाती है, तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है बिना बताए ही, क्योंकि शायद वो भी टाइलर को पसंद किया करती थी इसीलिए। और वो दोनों तब जैसे ही किस करते हैं, वेडनेसडे को वापस से एक विजन आ जाता है, और वो देख लेती है कि असली हाइड तो जेवियर नहीं बल्कि टाइलर खुद है, और वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगले एपिसोड में वेडनेसडे थिंग से मैसेज पहुंचवाकर टाइलर को फिर से बुलाती है, एक प्लान के साथ उससे सच उगलवाने के लिए, ताकि पुलिस उसे अरेस्ट कर ले, क्योंकि उसका खुला छूटे रहना लोगों के लिए खतरा हो सकता था। और टाइलर के आते ही वेडनेसडे अपने सारे मन की बात उसके सामने रख देती है और कहती है कि वो अपना सच खुद से कबूल कर ले। और यहाँ पर वो अकेली नहीं आई थी, अपने दोस्तों को भी साथ ले आई थी। और तब बियांका के सायरन शक्ति के हेल्प से वो टाइलर को संबोधित करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेवियर के आर्ट स्टूडियो में कैद करके रख लेते हैं। दरअसल टाइलर की मॉम एक हाइड थी, जो वेडनेसडे की माँ के साथ में ही पढ़ा करती थी, लेकिन वेडनेसडे को यह अंदाजा नहीं था कि टाइलर से सच उगलवाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वेडनेसडे उसे शॉक देती है ताकि वो अपने असली रूप में आ जाए और सच उगल दे, लेकिन उसके दोस्त इसमें उसका साथ नहीं देते और छोड़कर चले जाते हैं एकेडमी में। और उसके बारे में थिंगबॉट को भी शक होने लगता है कि सारे बच्चे कहाँ गए, और इन्हीं की वजह से वेडनेसडे अपना काम भी नहीं कर पाती और शेरिफ अपने बेटे को छुड़ा ले जाते हैं। पर पुलिस स्टेशन में टाइलर वेडनेसडे को अकेला पाकर उसे मॉक करने लगता है कि वही हाइड है और लोगों को उसे मारने में बड़ा मजा आ रहा है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिसे वेडनेसडे नहीं रोक पाएगी। जिसके बाद वेडनेसडे और प्रिंसिपल के बीच इसको लेकर बहस हो जाती है, जहां दूसरे ही दिन वो उसे स्कूल से निकल जाने के लिए कह रही होती है। लेकिन वेडनेसडे को स्कूल एकेडमी की फिक्र थी, इसलिए वो हेल्प के लिए जेवियर के पास पहुंच जाती है उसी चित्र के साथ में कि सब तबाह हो जाएगा। तब जेवियर कहने लगता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, वो खुद स्कूल छोड़कर चली जाए। तब उदास मन से वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है। वेडनेसडे सब दूसरे दिन जाने की तैयारियां करने लगती है, जिससे इनट को बहुत दुख होता है, मगर वेडनेसडे उससे पहले अपने फ्रेंड यूजिन से मिलने के लिए जाती है,
जो होश में आ गया था। और यूजीन तब उसे बताता है कि जिस महिला ने उस दिन गुफा में आग लगाई थी उसने एक रेड कलर की बूट पहनी हुई थी, लेकिन डॉक्टर किम्बॉट तो बूट्स पहनती ही नहीं। और अब वेडनेसडे को समझ आ गया था कि असली हाइड की मास्टर डॉक्टर किम्बॉट नहीं बल्कि थिंगबॉट थी, जो थी असली लॉरेल गेट्स। तो वेडनेसडे तुरंत ही पहुंच गई उनके पास टाइलर के साथ में। वेडनेसडे अंदाजा लगा चुकी थी कि ये उन्होंने कैसे किया होगा, क्योंकि गैरेट फैमिली के पास तो आउटकास्ट के बारे में सारा ब्यौरा था। लॉरेल ने आसानी से टाइलर को उसकी माँ के बारे में बताकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसे जागृत करने के लिए उन्होंने टाइलर को गुफा में जंजीरों से बांध कर रखा और फूलों के केमिकल और जहर से उसने उसे जागृत किया। और पहले तो वो खड़ी होकर वेडनेसडे के बातों को सुनकर अनजान बनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं गया और उन्होंने टाइलर से वेडनेसडे को मारने का ऑर्डर दे दिया, जिससे थिंगबॉट की सच्चाई प्रिंसिपल विम्स के सामने आ गई। और ये चाल दोनों ने मिलकर चली थी, क्योंकि प्रिंसिपल विम्स तो थी ही बेरूपिया। उन्होंने टाइलर का रूप धारण कर लिया ताकि उन्हें सच पता चल सके। और वेडनेसडे को तो पता ही था कि वो अपने स्कूल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन लॉरेल भी कम नहीं थी। वो तुरंत ही नाइट शेड्स के जहर को प्रिंसिपल विम्स के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है और वो वेडनेसडे को भी हिट करके बेहोश कर देती है, जो थिंग वहीं पर से देख रहा होता है। और यहाँ इनर के रोमांस के बीच में यूजीन उन्हें फोन करके सारी बातें बताने लगता है और तभी थिंग आकर इनर को सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि प्रिंसिपल विम्स की डेथ हो चुकी है और वेडनेसडे को वो कहीं लेकर गए हैं। और तब इनर और एजेक्स दोनों ही वेडनेसडे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद हम वेडनेसडे को देख पाते हैं जिसे बेहोशी की हालत में चेन से बांध कर रखा गया था। और लॉरेल तब वहाँ पर कोई रिचुअल करने में जुटी हुई थी हाइड के विक्टिम्स के बॉडी पार्ट से, क्योंकि वो क्रैकस्टोन की आत्मा को जिंदा करने वाली थी। और उसके पास तो गुडी एडम्स की वो बुक भी थी जो उसने चुराई हुई थी। और वो तब वेडनेसडे से बताती है कि गुडी एडम्स का क्रैकस्टोन को मारना ही काफी नहीं था, उसे श्राप भी देना पड़ा। गुडी एडम्स ने क्रैकस्टोन के कब्र पर खून का ताला लगा रखा था और वो ताला गुडी एडम्स के वंशज के खून से ही खुलेगा, जो असल में वेडनेसडे थी। और इसीलिए हाइड ने वेडनेसडे को कभी मारने की कोशिश नहीं की। आज ब्लड मून की रात थी, परफेक्ट नाइट, जब उन्हें जिंदा किया जा सकता था। वो तब वेडनेसडे के हाथ के खून से कब्र को अनलॉक करने की रिचुअल को शुरू कर देती है, कुछ मंत्रास बोलकर। और तब चार्ल्स का कनेक्शन जुड़ता है और क्रैकस्टोन वापस से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। और वेडनेसडे भी अब तक खुद को फ्री कर चुकी थी, मगर सिर्फ क्रैकस्टोन के हाथों से मरने के लिए। और वो तब वहाँ से निकलता है और नेवरमोर एकेडमी को तबाह करने के लिए जुट जाता है, सारे ही आउटकास्ट को उस अग्नि में भस्म करने के लिए। लेकिन इससे पहले ये सारे ही नाइट शेड्स मेंबर्स तब सारे ही स्टूडेंट्स को सायरन सॉन्ग से मनाकर उन्हें सेफ जगह पर ले जाने की सोचते हैं। और यहाँ वेडनेसडे के पास गुडी एडम्स भी आ गई थी वेडनेसडे का मार्गदर्शन करने के लिए। और वो तब उसे बताती है कि उसे क्रैकस्टोन के दिल पर छुरा भोंकना होगा, तभी उसका अंत होगा। जिसके बाद गुडी वेडनेसडे के घाव को भर देती है और अपनी आत्मा को वेडनेसडे के शरीर में ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन आज के बाद वेडनेसडे कभी गुडी एडम्स को नहीं देख पाएगी, क्योंकि गुडी की आखिरी ख्वाहिश उस स्कूल को बचाना था, क्योंकि उस स्कूल की नींव गुडी एडम्स ने ही रखी हुई होती है और वो उसे तबाह होते नहीं देख सकती थी। और यहाँ इनर जब वेडनेसडे के पास जाने की सोचती है तो वो पहली बार वेयरवुल्फ बनने लगती है। और वेडनेसडे जब क्रैकस्टोन के पास जा रही होती है, टाइलर वेडनेसडे को मारने के लिए हाइड बन जाता है और एनर भी वेयरवुल्फ बनकर तब उस पर अटैक कर देती है। और एनर का ट्रांसफॉर्मेशन तो काफी ज्यादा अच्छा था, पिंक बालों वाला वेयरवुल्फ। और हमें तो ये पहले से ही पता था कि एनर टाइलर से ज्यादा ताकतवर है और दोनों में तब तगड़ी भिड़ंत हो जाती है। और यहाँ स्कूल में क्रैकस्टोन तबाही मचाने में जुटा हुआ था और यहाँ थिंग जेवियर को शेरिफ की हथकड़ी से आजाद कर देता है और पहुंच जाता है इनर के पास उसे सहारा देने के लिए, क्योंकि उसने टाइलर को हरा दिया था और शेरिफ भी आ गए थे घायल टाइलर को सहारा देने के लिए। और अब उनके बेटे की असलियत उनके भी सामने आ गई थी, जो उन्हें तो पहले से ही पता थी, लेकिन अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे वो। वेडनेसडे तब गुडी की तलवार से क्रैकस्टोन का सामना करने के लिए चल देती है, जिसमें उसकी तलवार टूट जाती है और मौका पाकर क्रैकस्टोन अपने जादुई छड़ी से गुडी की आत्मा को वेडनेसडे से अलग करने की ताकत लगाने लगता है। लेकिन बियांका पीछे से आकर उसके दिल में तलवार स्टैब कर देती है, मगर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब उसका अंत सिर्फ गुडी के वंशज के हाथों लिखा था। तो वेडनेसडे के स्टैब करते ही उसका अंत हो जाता है और रह जाती है पीछे सिर्फ उसकी एक अंगूठी। और तब आती है लॉरेल अपने गन के साथ में, लेकिन यूजीन अपने मक्खियों से उसे कटवा कर एकदम से ही बेबस कर देता है और शायद इसके बाद वो पुलिस के हवाले कर दी गई होगी।
और अंत में एनट को हम देख पाते हैं जो खून से एकदम लथपथ थी, जिसकी नजर सिर्फ वेडनेसडे को ही ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानती थी और पहली बार वेडनेसडे ने किसी को हक किया। और अब हम देख पाते हैं कि वेडनेसडे के नॉवल का एंड हो चुका था एक क्वेश्चन मार्क के साथ में, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ सॉल्व करना बाकी था। और अब उसे दुख हो रहा होता है कि प्रिंसिपल विम्स नहीं रही और उनकी कुर्सी खाली है। छुट्टियों पर जाने से पहले जेवियर वेडनेसडे को एक सेलफोन गिफ्ट कर देता है ताकि वेडनेसडे उसके टच में रहे, लेकिन जेवियर के सिवाय भी और किसी को ये नंबर मिल जाता है और ये कोई स्टॉकर था जो वेडनेसडे पर नजर बनाए हुए था, जिसका पता हमें नेक्स्ट सीजन में चल पाएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।